हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्ज़ाम्स। मैं हूं आपका दोस्त रवि। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जो स्पेशली बनाई जा रही है JIT, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। उसी सिलेबस के बेस पर ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसका नाम है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन और डाटा पर वर्क करता है। आजकल कंप्यूटर का यूज़ डॉक्यूमेंट, ईमेल, गेम खेलने और वेबसाइट के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाना इतना आसान नहीं था। इसका काम 1940s के अराउंड ही शुरू हो चुका था। कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स मानी जाती हैं, जिनमें से फर्स्ट जनरेशन ये है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन जो आपकी मानी जाती है 1946 से लेकर 1959 तक। इस दौरान JP एकर्ट और JW माउची ने एक पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया जिसका नाम था ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। उस समय के कुछ और कंप्यूटर थे जैसे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो आपका इस तरह का दिखता था, जो कि देखने में इनका साइज बहुत बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया, जो कि मिलियन सेकंड्स में हम कैलकुलेशन करते थे। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जैसे कि these were very large in size, weight was about 30 tons। इनका साइज बहुत बड़ा था और 30 टन्स के अराउंड इनका वेट होता था। These computers were based on vacuum tubes। ये वैक्यूम ट्यूब्स के ही बेस पर काम करते थे और these computers were very costly। ये बहुत महंगे होते थे। It could store only a small amount of information due to presence of magnetic drums। इसमें small amount of information ही स्टोर की जाती थी। और as the invention of first generation computer involves vacuum tubes, so another disadvantage of these computer was vacuum tubes required a large cooling system। तो इनके लिए कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता था। इसके बाद अगली डिसएडवांटेज थी वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी। इसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत कम थी। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी, इसमें पंच कार्ड ही यूज़ किए जाते थे। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, इसमें बहुत सारी एनर्जी लगती थी। नॉट रिलायबल एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं थे और मेंटेनेंस इनकी रिक्वायर्ड थी। इसके बाद अगला दौर आया सेकंड जनरेशन का। 1959 से लेकर 1965 का जो दौर था वो सेकंड जनरेशन का माना जाता है। इस दौर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं Honeywell 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। इस टाइम के कंप्यूटर कुछ इस तरह के दिखते थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इनका साइज थोड़ा छोटा था। इसकी कुछ एडवांटेजेस थी। इस टाइम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी, जो कि इनके कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट थे और इनका साइज़ भी वैक्यूम ट्यूब से छोटा था। और इस दौर में असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे और इसकी जो कॉस्ट थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कम थी और इसमें स्पीड भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा थी। और जो स्पीड इस समय माइक्रो सेकेंड्स में आ गई और इसमें पोर्टेबिलिटी का भी ऑप्शन था, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में नहीं था। और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस इस तरह हैं। इसमें कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था और कांस्टेंट मेंटेनेंस इसमें भी रिक्वायर्ड थी और इसका यूज़ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही किया जाता था। फिर इसके बाद आता है आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का पीरियड 1965 से लेकर 1971 तक का माना जाता है और इस समय ट्रांजिस्टर की जगह ले ली थी IC ने। IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इस दौरान हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ भी होने लगा, जिसमें फोर्ट्रैन, कोबोल,
Pascal, PL1, Basic, ALGOL 68 were used during this generation। और कुछ और एग्जाम्पल इस जनरेशन के हैं PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370 एंड मैनी मोर। और इस दौरान के कंप्यूटर कुछ इस तरह के दिखते थे। दोस्तों, इस दौरान हम कीबोर्ड और माउस का यूज़ भी कर सकते थे। इसकी एडवांटेजेस कुछ इस तरह हैं। ये कंप्यूटर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ी कम कॉस्ट के थे और ये कुछ ज़्यादा फास्ट और रिलायबल थे। यूज़ ऑफ आईसी इन कंप्यूटर प्रोवाइड द स्मॉलर साइज ऑफ द कंप्यूटर। इनका साइज भी छोटा हो गया। आईसी नॉट ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द इन performance of computer as compared to previous computers. This generation of computer has big storage capacity. इसमें storage capacity ज़्यादा आ गई। Instead of punch cards, mouse and keyboard are used for input. इसमें punch card, mouse और keyboard as a input use कर सकते थे। और मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी इस जनरेशन में आ चुका था। और इस दौरान माइक्रो सेकंड से स्पीड आपकी नैनो सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी थी। और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं, जो आईसी चिप्स हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं मेंटेनेंस के लिए और एयर कंडीशन इसमें भी रिक्वायर्ड थी। इसके बाद आती है आपकी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आपकी 1971 से लेकर 1980 तक की मानी जाती है। इस जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे, जो कि आपके 5000 ट्रांजिस्टर्स के बराबर होते थे। मतलब एक सिंगल चिप 5000 ट्रांजिस्टर के बराबर काम कर सकती थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकेम more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise of personal computer, जिन्हें हम PC बोलते हैं, वो इस समय आ चुके थे। In this generation, time sharing, real-time networks, distributed operating system were used. All high-level languages like C, C++, database management system were used in this generation. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरह के दिखते थे, जिसमें कीबोर्ड, माउस और सब कुछ यूज़ होता था। और इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। इस जनरेशन में साइज़ भी रिड्यूस हो चुका था और ये फास्ट भी बन चुके थे। और जो इसकी हीट की जो प्रॉब्लम पहली वाली जनरेशन्स में आ रही थी वो इसमें कम हो चुकी थी। और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम रिक्वायर्ड थी और सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता था। और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और एयर कंडीशनिंग इसमें भी रिक्वायर्ड होती है। हालांकि उन जनरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी कम होती है, पर इसमें भी होती है। और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड है फॉर आईसीज। दोस्तों, अगली जनरेशन आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड 1980 से लेकर अब तक का माना जाता है। इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चला है। और फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो है ULSI, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक एंड मैनी मोर। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम चले हैं आपके वो रोबोटिक सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गूगल असिस्टेंट का। गेम प्लेइंग में एग्जांपल ले सकते हैं आप PUBG मोबाइल का। और डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन मोटिव है वो डिसीजन मेकिंग का है, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से कंप्यूटर ले सकेगा। नेचुरल लैंग्वेज
अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशंस। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क्स फास्टर। It is available in different size and unique features. It provides computers with more user-friendly interfaces with multimedia feature. और इसकी कुछ disadvantages भी हैं। They need very low level language. Low level language में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस का, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में ही समझते हैं। और इसकी एक और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये ह्यूमन ब्रेन को डल और डूम्ड बना देगा, मतलब ये सुस्त बना देगा। दोस्तों, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने एक पेज पर दिखा दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आपका फर्स्ट कंप्यूटर आया ENIAC, पंच कार्ड्स का इसमें यूज़ होता था और वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज़ होता था और ये काम करता था मिली सेकेंड्स में। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन को मैंने बताया है, ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे वैक्यूम ट्यूब की जगह, और असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड का इसमें यूज़ हुआ और ये काम करता था माइक्रो सेकेंड्स में। फिर इसके बाद आई आपकी थर्ड जनरेशन, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको आप IC बोलते हैं वो यूज़ होने लगे ट्रांजिस्टर की जगह, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस भी आने लगी, जैसे फोर्ट्रैन 2 से लेकर 4 तक, कोबोल, पास्कल, PL1, बेसिक, एल्गल 68 एट्सेट्रा। और इसमें हम माउस और कीबोर्ड का भी यूज़ करने लगे। इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था, और इसमें जो काम होने लगा आपका वो नैनो सेकेंड्स में होने लगा। और फोर्थ जनरेशन में कॉन्सेप्ट आया आपका VLSI का, जिसकी फुल फॉर्म थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और इसमें टाइम शेयरिंग और रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम होने लगा। और इसमें सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होने लगा। फिर फिफ्थ जनरेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आजकल काम चला है, और ये सपोर्ट करता है ULSI को, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, ये थे मेन पॉइंट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, जल्द ही हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।